हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में पुनः एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का 8वां पार्ट शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ा रहे थे और उसमें संघनन की एक विधि ऑक्सीकरण तक पढ़ाया था और आज हम उसके आगे का भाग शुरू कर रहे हैं। संघनन में दूसरी हेडिंग है अपचयन, यानी अपचयन के द्वारा किसी धातु का साल कैसे बनाते हैं। इसमें हम करते क्या है कि इस विधि में Au मतलब गोल्ड, प्लेटिनम एवं सिल्वर धातुओं का साल बनाते हैं। इस विधि में जिस धातु का हमें साल बनाना होता है उसका हम जलीय विलयन लेंगे, ठीक, और उस जलीय विलयन में किसी उचित अपचायक को मिलाकर उसका अपचयन कराते हैं, जिसके कारण उस धातु का हमें साल क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे जब आरिक क्लोराइड किसका है, AuCl3, इसको हम आरिक क्लोराइड बोलते हैं। AuCl3 को हम क्या बोलते हैं, आरिक क्लोराइड। तो जब आरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में SnCl2 मिलाते हैं, SnCl2 क्या है, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो जब AuCl3 के जलीय विलयन में SnCl2 को मिला देते हैं और मिलाने के बाद जब अपचयन कराते हैं तो एक बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, बैंगनी रंग का गोल्ड साल प्राप्त होता है, जिसे हम गोल्ड साल के नाम से जानते हैं, जिसे सामान्य भाषा में पर्पिल ऑफ कैल्सियस भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आरिक क्लोराइड लेंगे और इसका जलीय विलयन है, इसके जलीय विलयन को SnCl2 के अंदर प्रवाहित करा के इसका अपचयन कराते हैं और जैसे ही अपचयन कराते हैं Au का साल जो किस रंग का होगा, बैंगनी रंग का होता है, हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। तीसरी विधि है जल अपघटन। जल अपघटन क्या है कि इस विधि के द्वारा भारी धातुओं के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, मतलब जो जल अपघटन की जो विधि होती है, इस विधि में जो भारी धातु होते हैं उसके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जैसे जब उबलते हुए जल में, यानी जल को हम क्या करेंगे, उबालेंगे और उस उबलते हुए जल में 30% सांद्रता वाला FeCl3 मिला देते हैं। क्या करेंगे, हम लोग जल को उबालेंगे और उस जल के अंदर 30% सांद्रता वाला FeCl3 मिला देते हैं। क्लियर है, ठीक। और जैसे ही 30% सांद्रता वाला FeCl3 मिलाकर विलयन को ठंडा करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब FeOS का होल थ्राइस का हमें लाल साल प्राप्त होता है, जिसे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का साल या कोलाइडी विलयन कहते हैं। संघनन की सबसे अंतिम विधि है उभय अपघटन, यानी डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि इस विधि के द्वारा धातु सल्फाइडों का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। जैसे हम लेंगे आर्सेनियस ऑक्साइड लेंगे और इस आर्सेनियस ऑक्साइड के ठंडे जलीय विलयन में धीरे धीरे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे आर्सेनियस सल्फाइड का पीला साल अर्थात आर्सेनियस सल्फाइड का पीला कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। हम आर्सेनियस ऑक्साइड लेंगे और इस आर्सेनियस ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस आर्सेनियस सल्फाइड के अंदर प्रवाहित करते हैं तो हमें आर्सेनियस सल्फाइड का पीला साल मतलब आर्सेनियस सल्फाइड का पीला कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की अगली विधि को पढ़ेंगे और यह विधि परिक्षेपण है। और परिक्षेपण विधि के अंदर कई विधियां आती हैं जिसकी सहायता से हम कोलाइडी विलयन का
निर्माण करते हैं। इसमें पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण का मतलब कि हम कोलाइडी विलयन बनाने के लिए यांत्रिक विधि का हम प्रयोग करते हैं। इस विधि में हम करते क्या है कि जो बड़े जो कोलाइडी कण होते हैं उसको मिलों में डाल देते हैं। जो कोलाइडी जो मिल होती है उस मिल के अंदर बड़े कोलाइडी कणों को डालकर पीस लेते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन बन जाता है। हम करते क्या इसमें कि परिक्षेपण माध्यम यानी परिक्षेपण अवस्था और परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षेपण अवस्था का मतलब कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जिसकी कम होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इन दोनों को मिला करके कोलाइडी मिलों में पीस लेंगे। किसको? परिक्षेपण अवस्था और परिक्षिप्त अवस्था को परस्पर मिला करके कोलाइडी मिल के अंदर पीस लेते हैं, जिससे हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि होती है, इस विधि के द्वारा हम डीडीटी, गैवेक्सीन एवं पेंट आदि का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब हमारा परिक्षेपण में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक, इस ब्रेडिंग आर्क विधि में हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम धातुओं का साल बनाते हैं। इस विधि में हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर जिस धातु का हमें साल बनाना होता है उसकी 2 छड़ें लेते हैं। क्लियर है ना? ठीक, और उसी कंटेनर के अंदर परिक्षेपण माध्यम में जल और KOH मिला देते हैं। क्लियर है? और इस कंटेनर को बर्फ से भरे हुए एक पात्र के अंदर रख देते हैं। ठीक, अब इन दोनों छड़ों के बीच जब वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इन दोनों छड़ों के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क का मतलब चिंगारी। इन दोनों छड़ों के बीच क्या होगा? विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, जिससे यह जो धातु की छड़ होती है यह वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगती है और यह जल के अंदर जो जल और जो KOH होता है इसके अंदर कोलाइडी कण के रूप में संघनित हो जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है पेप्टीकरण या पेप्टिलाइजेशन। पेप्टीकरण क्या होता है कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिला देने पर कोलाइडी विलयन का बन जाना तथा उस मिलाए गए पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य या पेप्टिकारक पदार्थ कहते हैं और इस परिघटना को पेप्टीकरण कहते हैं। जैसे AgCl का हम ताजा अवक्षेप लेंगे, यानी ताजा मतलब तुरंत का बना हुआ AgCl का हम अवक्षेप लेते हैं और इस अवक्षेप के अंदर हम तनु HCl, यह डाइल्यूट है, तनु HCl को इस ताजे अवक्षेप के अंदर मिला देते हैं, जिससे हमें इस AgCl का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। विभिन्न विधियों के द्वारा जो कोलाइडी विलयन बन जाता है, इस कोलाइडी विलयन को अब शुद्ध करेंगे हम। देखिए हेडिंग है हमारा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, कि कोलाइडी विलयन जो विभिन्न विधियों के द्वारा हमारा प्राप्त हुआ है उसे हम शुद्ध कैसे करते हैं। तो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए प्रायः निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला है अपोहन, दूसरा है वैद्युत अपोहन और तीसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब हमारा पहला हेडिंग है अपोहन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग अल्टरनेट करके पूछा जाता है। अपोहन को हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के अंतर्गत क्या होता है कि हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए अपोहन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को एक चर्म पत्र या जंतु झिल्ली के अंदर रख के बांध देते हैं। क्लियर है? और उस झिल्ली को एक बहते हुए जल की धारा में रख देते हैं, जिससे जो जल होता है इस चर्मपत्र को क्रॉस करके चर्मपत्र के अंदर क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, जिससे इस कोलाइडी विलयन यानी इस अशुद्ध कोलाइडी विलयन के अंदर जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं इस जल के साथ घुल जाती हैं
और यह अशुद्धियां इस थैले से बाहर निकल जाती हैं। क्लियर है? जिससे इस चर्मपत्र अर्थात जंतु झिल्ली के अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन बच जाता है। क्लियर है? इस विधि में जिस चर्मपत्र अर्थात जंतु झिल्ली को उपयोग करते हैं उसे हम अपोहक कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम अपोहक कहते हैं। और इस पूरी परिघटना को हम अपोहन कहते हैं। क्लियर है? एक बार पुनः इसको समझाते हैं कि इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। इस विधि में एक चर्मपत्र लेंगे या जंतु झिल्ली लेंगे और उस झिल्ली के अंदर हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को बांध के रख देते हैं। ठीक है? और उस थैले को एक जल से भरे हुए बहते हुए टैंक में रख देते हैं, जिससे वह जल उस चर्म के पत्र के अंदर क्या करेगा? प्रवेश कर जाता है और इस चर्म पत्र के अंदर उपस्थित अशुद्ध कोलाइडी विलयन के अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उसे घोल करके बाहर निकल जाता है, जिससे इस थैले के अंदर, किस थैले के अंदर? चर्मपत्र या जंतु झिल्ली के अंदर शुद्ध कोलाइडी विलयन बच जाता है। इस विधि में प्रयोग किया जाने वाला चर्मपत्र या जंतु झिल्ली अपोहक का कार्य करता है और इस परिघटना को हम अपोहक कहते हैं। इसे नोट करेंगे और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।